नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में सभी रुझान सामने आ चुके हैं और आपको बताएं कि रुझानों में टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर रुझानों में टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नंदीग्राम से पीछे चल रही ममता बनर्जी लगातार पीछे चल रही हैं, अपनी सीट को खो सकती हैं। लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के विरुद्ध में खड़ी थी, जिस तरह से यह दावा किया जा रहा था कि बीजेपी ने कहा था कि हम ममता बनर्जी को ही उसके गढ़ में हराएंगे, वो बात आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है। नंदीग्राम में लगातार पीछे चल रही ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी 179 सीटों पर, और इसके साथ ही नया अपडेट सामने आ चुका है। 289 सीटों पर रुझान सामने आया, जिसमें 187 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। बहुत बड़ी बढ़त यहां पर टीएमसी ने बनाई है और बीजेपी 97 सीटों पर है। और आपको बताएं कि बीजेपी लगातार पहले चेज कर रही थी, लेकिन अब काफी पीछे नजर आ रही है। और आपको बात बताएं कि असम में यहां पर रुझान सामने आए हैं 117 सीटों पर, जिनमें से 78 सीटों पर लगातार बीजेपी आगे है, कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है, अन्य में 2 हैं। केरल की बात करें तो 91 सीटों पर एलडीएफ आगे है, और तमिलनाडु की बात करें तो 233 में से 82 एआईडीएमके के पास और 147 डीएमके के पास जाती हुई नजर आ रही। तो डीएमके भी यहां पर बहुमत की तरफ लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भी 3 सीटों पर लगातार यहां पर बढ़त बनाकर रखी गई है। और सबसे बड़ी चीज, जो डीएमके है वो तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है 147 सीटों पर, और पुडुचेरी में 10 सीटों पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस आगे है, तो 30 सीटों का वहां पर आंकड़ा है। और सबसे ज्यादा जो रोमांचक इस वक्त मुकाबला चल रहा है वो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जहां पर 289 सीटों पर रुझान सामने आए हैं, 187 सीटों पर यहां पर टीएमसी आगे होगी। बड़ा अंतर कहा जा सकता है, लगभग 90 सीटों का अंतर है, जिसको पाट पाना मुश्किल सा दिखाई देता है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये रुझान अंतिम नहीं है। लगातार काउंटिंग हो रही है। 289 सीटों के रुझान है, 3 सीटों के रुझान अभी और आने बाकी है, क्योंकि 292 सीटें हैं यहां पर। आपको लगातार हम यहां पर बता रहे हैं कि 187 सीटों पर यहां पर टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी 97 सीटों पर। तो यहां पर जो सबसे बड़ा एक आंकड़ा सामने आया, साथ ही नंदीग्राम की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, वहां के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहां पर ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। ममता दीदी, जिनका गढ़ रहा है 10 साल तक पश्चिम बंगाल, वो अपने ही चुनाव क्षेत्र में पीछे चल रही, तो निश्चित रूप से बाजी पलट सकती है, कुछ भी परिणाम सामने आ सकते हैं। लगातार टीएमसी खुशियां मना रही है, कार्यालय में खुशी का माहौल है, लेकिन साथ ही बीजेपी भी अभी निराश नहीं हुई है। बीजेपी का कहना है कि अभी आने वाला समय कुछ भी परिणाम यहां पर सामने ला सकता है। तो लगातार प्राइम न्यूज आपको अपडेट दे रहा है। अगर असम की बात करें तो बीजेपी 79 सीटों पर लगातार आगे चल रही है, 118 सीटों का ये रुझान हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 38 सीटों पर आगे है और एक अन्य के पास यहां पर सीट जाती हुई नजर आती है। केरल की बात करें तो एलडीएफ 91, यूडीएफ 46 और बीजेपी महज 2 सीटों पर नजर आ रही है। तो केरल में बीजेपी का जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और तमिलनाडु में अगर बात करें तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके बहुत ही ज्यादा आगे है, 147 सीटों पर लगातार आगे चल रही है, और एआईडीएमके उससे काफी पीछे चल रही है। केरल में एलडीएफ बहुत आगे है, 91 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये लगातार हम आपको हर एक सेकंड अपडेट कर रहे हैं। लगातार प्राइम न्यूज आपको बता रहा है कि किस तरह से ये आंकड़े साबित करते हैं कि देश में राजनीति किस दिशा में गई है। पार्टी को जिस तरह से लोग पसंद करते हैं, उससे पता लगता है कि लोगों का रुझान किस विचारधारा की तरफ आगे बढ़ा। टीएमसी जो लगातार बंगाली मानुष की बात करती आई है, माटी की बात करती आई है, उस पर लोगों ने शायद अपना भरोसा जता दिया, क्योंकि 187 सीटों पर यहां पर टीएमसी लगातार आगे है। 289 सीटों की ये रुझान है, जिनमें 97 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और अगर अन्य की बात करें तो 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। असम की बात करें, बीजेपी 79 सीटों पर आगे, कांग्रेस 38 सीटों पर आगे, और अन्य की बात करें तो 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आती है। 126 सीटें हैं यहां पर विधानसभा में, जिनमें से 118 के आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज आपको लगातार देता आया है। और टीएमसी से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी खबर है, नंदीग्राम से ममता बनर्जी लगातार पीछे हैं। ये बड़ा एक अपडेट है जिस पर लगातार पूरे देश की नजर बनी हुई, क्योंकि सर्वमान्य नेता है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। अगर वो चुनाव हार जाती हैं तो निश्चित रूप से यह पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का होगा। पार्टी के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है उसको लेकर रस्साकशी और तेज हो जाएगी। सवाल उठने लगेंगे कि क्या ममता बनर्जी के हाथ में अब कमान रहनी चाहिए, क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होनी चाहिए, कि अगर वो अपना ही आधार वहां पर खो देती है। शुभेंदु अधिकारी लगातार 8000 वोटों से आगे हैं। बड़ा अपडेट आपको यहां पर प्राइम न्यूज दे रहा है कि शुभेंदु अधिकारी 8135 वोटों से ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। तो बड़ा आंकड़ा कहा जा रहा है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी लगातार पीछे हैं। तो पश्चिम बंगाल के आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं।
ये 290 सीटों के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं, जिसमें 186 टीएमसी के खाते में, 99 बीजेपी के खाते में और 5 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। तो ये सीटें सच में बिल्कुल ही रोमांच पैदा करने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, क्योंकि लगभग 87 सीटों का फासला देखा जा सकता है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, जिसको पाट पाना अब मुश्किल सा नजर आने लगा है। क्योंकि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये रेस बहुत आसान होने वाली है। जो ये दौड़ शुरू हुई थी उसमें बीजेपी ने कांटे की टक्कर रखी हुई थी। आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले जब आपको प्राइम न्यूज बता रहा था, जब 84 सीटों का हमने आंकड़ा आपके साथ साझा किया था, तब 42 पर बीजेपी और यहां पर टीएमसी नजर आ रही थी। लेकिन अब तस्वीरें उलटती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो आंकड़ा 290 का था उसमें 186 सीटों पर टीएमसी आगे है और 99 सीटों पर यहां पर बीजेपी है। 5 अन्य के खाते में। असम की बात करें, वहां पर बीजेपी आगे है, वहां पर कांग्रेस काफी पीछे चल रही। तो निश्चित रूप से असम में हो सकता है बीजेपी अपनी सरकार बना ले। लेकिन केरल की बात करें, 2 सीटों पर बीजेपी सिमटी हुई है, जो कि लगातार कहा जा रहा था कि यहां पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाएगी। यही तमिलनाडु में है कि डीएमके बहुत ज्यादा आगे नजर आ रही है, 147 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो डीएमके के पक्ष में यहां पर चुनाव जाता हुआ नजर आता है। और अगर बात करें यहां पर एआईएडीएमके की, तो 88 सीटें उसके खाते में, जो कि निश्चित रूप से चिंताजनक है। यहां पर सरकार बनाने में इसको समस्या आने वाली है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव जो सबसे ज्यादा देश के लिए रोमांचक बना रहा, लगातार रैलियां आप देखते रहे कि बड़ी बड़ी रैलियां की गई। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे, गृह मंत्री खुद पहुंचे, ममता बनर्जी ने तरह तरह के भाषण दिए, तरह तरह के बयान दिए। अब उसका पटाक्षेपण थोड़ी ही देर में होने वाला है। प्राइम न्यूज के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। प्राइम न्यूज आपको पल पल का अपडेट दे रहा है, जहां पर 290 सीटों में आप देख सकते हैं कि 188 यहां पर टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। तो तमाम मेहमान मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़े होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ पश्चिम बंगाल में कि क्या जनता ने उन सभी वादों पर यकीन नहीं किया जो कि बड़े नेताओं ने बीजेपी के जाकर वहां पे किया। जो सपने दिखाए गए बंगाल को कि बंगाल को हम इस तरह से बदलने वाले हैं, क्या उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई लोगों ने? या जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि पहले हम कुछ ही सीटों पर सिमट जाते थे, एक बड़ा चुनाव यहां पर जनता ने हमारा किया है, एक बड़ी चुनौती हमने पेश की है, यह भी बीजेपी की जीत मानी जा सकती है। क्या इस परिप्रेक्ष्य में बंगाल के चुनाव को अब देखने की जरूरत है? क्योंकि देखिए 188 का आंकड़ा टीएमसी लगभग छू रही है, तो निश्चित रूप से यह बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। और हो सकता है टीएमसी पीछे आ जाए, बीजेपी आगे हो जाए। लेकिन फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि टीएमसी ने एक अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे। दिनेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर मुझको ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ अजय अरोड़ा होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस है। बिलाल अहमद होंगे, प्रवक्ता टीएमसी हैं। और रवि अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए होंगे। इन सभी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या यहां पर बदल रहा है धीरे धीरे। रवि अरोड़ा मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तो रवि जी, हम आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, आप देख रहे होंगे पहले जब 84 सीटों का हम लगातार ओपिनियन पोल यहां पर दिखा रहे थे कि जिस तरह से जो यहां पर आ रहा था, एक आंकड़ा आ रहा था सामने कि स्टार्टिंग में जो रुझान सामने आ रहे थे बीजेपी और टीएमसी बराबर थे। लेकिन अब देखिए बड़ा फासला है, 188 और 98। आपको क्या लगता है, टीएमसी ने बाजी मार ली है क्या? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि टीएमसी सरकार बनाने वाली है, यह बिल्कुल पहले से मालूम था। क्योंकि इस बार क्या हुआ, वो जो वोटर है पश्चिम बंगाल का पूरी तरह से साइलेंट था। और साइलेंट रहने के बाद हुआ क्या कि जो रैलियों में भीड़ देखी गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में थी, चाहे वो टीएमसी की, वो सभी कार्यकर्ता सभी वही लोग थे जो उन्हीं दोनों रैलियों में शामिल हो रहे थे, परंतु वोटर साइलेंट था। और आपको ये स्पष्ट बता दूं, वोटर जो है 3 जगह डिवाइड हुआ। पहला वोटर वो था जो मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर आप देखेंगे कि जो लेफ्ट है, लेफ्ट जिसने कई दशकों तक बंगाल में शासन किया, आज उसका खाता तक नहीं खुल रहा। तो वो आखिर वोटर कहाँ गया? वो पूरी तरह से कन्वर्ट हुआ है इस बार टीएमसी के खाते में। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी जो सीटें हैं वो हैं हिंदू वोटर जो है 2 जगह डिवाइड हुआ। एक है बांग्ला भाषी, एक है हिंदी भाषी। जो हिंदी भाषी वोटर वो है जो हिंदू देश भर में दूसरी जगह काम करने जाते हैं, दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं और वोटिंग के टाइम पे ज़्यादातर यहाँ पे नहीं होते। परंतु इस बार क्या हुआ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और पूरे लगभग सभी का लोग घर पे थे, तो इसका फायदा बीजेपी को मिला। परंतु जो बांग्ला भाषी वोटर है उनको लुभाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई, जिसका फायदा सीधा सीधा टीएमसी को मिलता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत के साथ ही नहीं, एक पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में वापसी कर रही है। और मैं समझता हूँ
कि ये मालूम था पूरे इस इलेक्शन से पहले ही कि कहीं ना कहीं जो है टीएमसी को तोड़ना पूरी तरह से, क्योंकि देखिए जितने भी नेता बीजेपी में शामिल हुए वो सही ना कहीं करप्शन से जुड़े हुए थे। उन लोगों को अगर बीजेपी अपने साथ शामिल किया भी है तो लेकिन आम का कैडर जो आम पब्लिक है वहां की, जिन्होंने जो भोगी थे, उन लोगों को यह मालूम था ये वही लोग हैं जो टीएमसी के राज में उनके साथ चीटिंग करते हैं या उनके साथ करप्शन किया। आज उन लोगों को अगर बीजेपी अपने खाते में लेके जा रही है, उनको टिकट दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये वही लोग सत्ता में बैठेंगे और फिर उनके साथ यही सब होने वाला है। मतलब आपका यहाँ पर इशारा इस तरफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से ये समझने में चूक हो गई कि हमको अपने साथ के लोगों को शामिल करना है। मतलब कार्यकर्ताओं के स्तर पर तो चूक इनसे हुई, जो नेता टीएमसी से तोड़कर लाए उनके चेहरे पहचानने में और जो उनकी पकड़ है उनके क्षेत्र में वो पहचानने में भी यहाँ पर बीजेपी से भूल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझने वाली है कि बंगाल का आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, जड़ से जुड़ा हुआ है राजनीति से, बच्चा वहाँ राजनीति से जुड़ा हुआ है। और वहाँ पे ये पूरा उनको एक खेला शब्द जो इस्तेमाल हो रहा था, एक्चुअल में वहाँ के लोग इसे खेला के रूप में ले रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि सीपीएम क्या कह रही है, टीएमसी क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। जब जय श्री राम की बात होती थी तो जो मुस्लिम वोटर था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कट गया, पूरा का पूरा। आप देखेंगे लेफ्ट को एक भी खाता नहीं खुला। वो समझ गए अगर हमें सत्ता में अगर हम टीएमसी को ले आते हैं तो भी हमारी जीत होगी, क्योंकि हम किसी और पार्टी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे इस बार। दूसरी बात जहां तक हिंदू वोटर की आती है, वो जो वहां का लोकल वोटर है वो पूरी तरह से जो बांग्ला भाषी है उनको बीजेपी ने रिझा पाई। क्योंकि देखिए बंगाल की जो एक परंपरा रही है वो एक ऐसी रही है कि वो बाहर वालों पे जल्दी भरोसा नहीं करते, वो अपनी लोकल लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग करप्शन से जुड़े हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी की बात हम छोड़ते हैं तो उनका एक अच्छा वर्चस्व है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे नेता हैं जो खुद तो जीत जाएंगे लेकिन उनकी जो बाकी एरियाज में पकड़ है, जितना इतना भरोसा बीजेपी ने किया कि हम वोट प्रतिशत बढ़ाए, बेशक से कुछ एरियाज में वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन सत्ता में आना एक बहुत बड़ी दूर की पौड़ी साबित होने वाला है बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ टीएमसी आ रही है और टीएमसी पूरे 5 साल अच्छे से सरकार बनाएगी। जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार के तमाम नेता जब गए वहां पर पश्चिम बंगाल में, तो वो एक बात जोर शोर से बोलते रहे कि हमने बहुत सारी यहाँ से योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन वहां पर योजनाएं पश्चिम बंगाल में पहुंचती ही नहीं है। क्या इसको लेकर भी भरोसा नहीं किया लोगों ने? देखिए यही बात जो बीजेपी लगातार कहती रही कि हम इतनी योजनाएं आपको दे रहे हैं, क्या वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची? क्यों नहीं पहुंची? क्या वो छोटे कार्यकर्ताओं के कारण नहीं पहुंची? ऐसा नहीं है। जिन नेताओं को बीजेपी अपने साथ लेकर आई है, कहीं ना कहीं ये वही नेता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने वहां तक नहीं पहुंचने दिया। जो कट मनी की बात करते हैं, जितना भी आप घोटाले हुए पश्चिम बंगाल में या जितनी भी बातें सामने उठकर आई पिछले काफी समय से, वो सभी आप जब देखेंगे तो उनके अंदर जब छान कर देखेंगे तो पूरी तरह से यही सब नेता दिखाई देंगे आपको। तो इन सब नेताओं के पीछे कहीं ना कहीं करप्शन जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि सरकार बीजेपी खासकर यह समझने में नाकामयाब रही कि जिन लोगों को वो सत्ता के लिए अपनी सीटें दे रही है, वो टिकट दे रही है, वो लोग असल में कहीं ना कहीं जनता की नज़र से उतर चुके हैं। और पब्लिक जो आम कैडर है, जो पब्लिक कैडर है वहाँ पे, जो जिसे हम वहाँ पे बंगाल में क्लब कैडर बोला जाता है, जो देखिए वहाँ के पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखेंगे छोटे से छोटा फैसला और बड़े से बड़ा फैसला, एक जो गाँव की पंचायत जो लगती है वो मस्जिद के बाहर, एक चाय की दुकान के बाहर लगा ली जाती है और वहीं से बड़े बड़े फैसले कर लिए जाते हैं। वहाँ पे आम आदमी जो जुड़ा है वो एक परंपरा से जुड़ा हुआ है। उस परंपरा को तोड़ना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था। वहां पर अगर सत्ता में आना है तो उन लोगों के बीच में काम करने की जरूरत पड़ती है और अभी फिलहाल मुझे लगता है बहुत मुश्किल है सत्ता में आना, क्योंकि टीएमसी वहाँ की पार्टी है, लोकल पार्टी है, वजूद जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, पिछले कई दशकों से वहाँ पे जो है सत्ता के लिए ममता दीदी काम कर रही हैं, तो उनको इतनी आसानी से सत्ता से बाहर करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था। दिनेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह का आपने भरोसा जताया था, आपको लगता था कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, जनता के बीच में डायलॉग्स जाकर हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, हमने लोगों को समझा दिया कि पश्चिम बंगाल में अगर आपको विकास चाहिए तो आपको बीजेपी को लाना ही होगा, लेकिन जब यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, आप देखिए 290 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, 187 पर लगातार बढ़त बनाई हुई है टीएमसी ने और 99 पर आप हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जनता ने उतना भरोसा आप पर नहीं किया जितना आपके भाषणों में वो चीजें दिखती थी? जनता ने बिल्कुल भरोसा किया है। हम देखिए हमने शुरुआत कहाँ की, हम 3 सीट से हमने शुरुआत की, पिछले चुनाव में हमको 3 सीट थी, आज हम कहाँ पहुंचे। तो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, जीत टीएमसी की हुई। आज टीएमसी बढ़ी है कि घटी है? और अभी रुझान है, अभी परिणाम नहीं आलोक,
हम लोग शायद इसमें थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, हमको 1-2 घंटे का इंतजार कम से कम और करना चाहिए। अभी इन रुझानों को परिणामों में बदलने दीजिए, ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पश्चिम बंगाल की जनता ने पूरा भरोसा किया और उसी का परिणाम है। कभी आपने ऐसा सुना था क्या कि पार्टी जीत रही हो लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री हार रहे हैं, वहाँ के नेता हार रहे हैं? ये हो रहा है, आप दिखा रहे हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं, अपने रुझान में दिखा रहे हैं, और वो भी रुझान है, परिणाम नहीं है। मैं कह रहा हूँ अब भी वो रुझान है, परिणाम नहीं है। लेकिन जिस तरह का ट्रेंड है, अगर इस ट्रेंड पर हम चर्चा करते हैं तो हमें मानते हैं कि निश्चित तौर पर बंगाल की जनता, जो प्रबुद्ध जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, उनको विकास के एजेंडा पर विश्वास किया। और अभी मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दबाजी है। आप देखिए, अभी मुझे लगता है कि कम से कम 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। 2 घंटे के बाद फिर हम लोग इस पर चर्चा करें कि किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला, का क्या कारण रहा। लेकिन अभी मुझे जो ट्रेंड दिख रहा है, मुझे लगता है कि अभी इन रुझानों को परिणामों में बदलने दीजिए। अभी भी हम आश्वस्त हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस तरह से विश्लेषण करना, और अभी जो चर्चा कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषण, पश्चिम बंगाल आजादी के पहले से ही लेके हर क्षेत्र में जो अग्रणी रहा है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे आजादी के आंदोलन में हो। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या हो गई? आज पश्चिम बंगाल के लोग भी वो पश्चिम बंगाल के को छोड़कर दूसरे राज्यों में या विदेशों में नहीं जाना चाहते। वो पश्चिम बंगाल में अपने परिवार के साथ रहना चाहते, वो भी बदलाव चाहते हैं। और ये जो रुझान आ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो वोट है वो बैलेट पेपर के वोट है। तो भाई 1 घंटे इंतजार करिए और 1 घंटे के बाद हम चर्चा करें। अंत में लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। नहीं, इंतजार तो ठीक है, लेकिन हम रुझानों के आधार पर ही अगर हम चर्चा करें, क्योंकि देखिए टीएमसी लगातार अब ये बोलने लग गई है ना कि बीजेपी जो दावा कर रही थी वो खोखला साबित हो रहा है, हम लोग लगातार आगे चल रहे हैं, तो रुझानों पर ही तो भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है ना। आपको क्या लगता है? यहाँ पर सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा हुआ कि चलिए ठीक है, ममता बनर्जी भले ही पीछे चल रही है नंदीग्राम में, लेकिन जो अदर सीटें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो आपके प्रत्याशी थे वो आपके थोड़े से कमजोर थे? नहीं, देखिए, हमारे प्रत्याशी कमजोर नहीं थे। हमारे प्रत्याशी वहां दमसम पे, अगर हमारे प्रत्याशी कमजोर होते तो हम 3 से आज इस आंकड़े पर पहुंचते। अभी तो आंकड़ा बढ़ने वाला है। मैं यही कह रहा हूँ कि रुझानों को परिणामों में बदलने दीजिए। हम लोग जो रुझान देख रहे हैं तो उस पर क्या परिणाम आता है, परिणाम के बाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी, आलोक आप जानते हैं, आलोक आप भी जानते हैं, बाकी सारे दल के लोग इस चीज को मानते हैं। हम चिंता भी करते हैं और चिंतन भी करते हैं, और अगर कहीं कोई भूल होती है तो उसको हम सुधार कर आगे भी बढ़ते हैं। दूसरे पार्टियों की तरह नहीं है, और हम उसी दिन से हम अपनी तैयारी में लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होता है, हम पूरे दमखम से चुनाव में लड़ते हैं, अपने एजेंडे पर हम जाते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। हमने पश्चिम बंगाल में भी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और जनता वहां विकास के साथ है। और इनसे थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारे नेताओं पर लोगों ने भरोसा किया, ऐसा नहीं कि नेताओं पर भरोसा नहीं किया, नेताओं पर भरोसा किया है, तभी आज ममता बनर्जी हार रही है। ना होता तो ममता बनर्जी आप पीछे रहती है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री है और उनकी पार्टी रुझान में आप आगे दिखा रहे हैं, मतलब सारे चैनल दिखा रहे हैं जो बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन अपना चुनाव हार रही है। तो इसका मतलब ममता बनर्जी पर लोगों का विश्वास कम हुआ है। ठीक, बिलाल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता टीएमसी पर। 25-30 हजार से कम होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिलाल अहमद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, ये तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो रुझान है अभी वो पलट जाएंगे, बीजेपी अभी जीत जाएगी, और साथ ही इनका दावा ये भी है कि चलिए ठीक है, अगर आप रुझानों में आगे भी हैं तो भी आपकी मुखिया तो हार रही है ना वहां से। हाँ, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक ये परिणाम पूरे नहीं आए। जो ये अभी खुशी मना रहे हैं, मना लें थोड़ी देर और, भाजपा के हमारे नेता। अभी कुछ देर बाद नंदीग्राम से टीडीपी जीतेगी और बंगाल के अंदर भी टीएमसी ही जीतेगी और तीसरी दफा दीदी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जी। जनता ने वहाँ फैसला सुना दिया है अपना, आज वो फैसला खुल रहा है और बिल्कुल दीदी तीसरी दफा सरकार बनाएंगी और दीदी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो यहाँ पर बिलाल जी, आपको क्या लगता है कि आपने जनता के बीच में जिस तरह की बातें रखी उस पर जनता ने विश्वास किया, बीजेपी ने जिस तरह का अपना घोषणा पत्र तैयार किया, क्या उसमें बहुत बड़ी कुछ खामियां थी कि बंगाल के लोग समझ ही नहीं पाए कि आप आकर विकास करेंगे तो आप क्या करेंगे, लेकिन क्या आपकी पार्टी ने सिर्फ उन मुद्दों को छुआ जिसको बंगाल की जनता ने महसूस किया, जिसका परिणाम आज यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, हमने जो 10 साल में वहाँ काम किया, हम अपना वहाँ पर
काम के बेस पर हम जमीन पर गए कि हमने भाई 10 साल यहाँ पर सरकार चलाई, हमने क्या क्या काम किया, हमने वो जनता के बीच में जाकर रखा और जनता ने उस चीज का समर्थन किया है, जो आज आप सबको भी नजर आ रहा है कि जनता को यकीन था कि भाई 10 साल में हमने काम किया है, तो इसलिए तीसरी दफा हमें मौका दिया जाए। और जिस तरीके से भाजपा बंगाल में आकर परिवर्तन और रोजगार इन सब की बातें कर रही थी, तो बंगाल के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां उन्होंने कितना सोनार उस प्रदेश को बना दिया, कितने लोगों को रोजगार दे दिया। यानी कि जो 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगार स्तर आज की डेट में है, वो देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है इसका भी। तो वो बंगाल में आके किस मुंह से कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, सबका रोजगार छीन कर आप बंगाल में रोजगार देंगे। तो लोगों ने अपना उसी हिसाब से फैसला सुनाया है जो आज आप सब देख रहे हैं। बिल्कुल। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरह के रुझान असम में सामने आ रहे हैं, बीजेपी 83 सीटों पर आगे है और कांग्रेस यहां पर 39 सीटों पर आगे है। 126 सीटें हैं टोटल, 123 का हम आपको रुझान लगातार बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप वहां पर कड़ी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को, या आप वहां पर कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से CAA NRC का मुद्दा कांग्रेस ने सबसे पहले प्रमुखता के साथ उठाया था, आपको पूरा भरोसा था कि असम की जनता हमको समझेगी, लेकिन बीजेपी लगातार ये बोल रही थी कि कांग्रेस यहाँ पर झूठ का प्रचार कर रही है, और ये परिणाम तो इस तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी पर ही जनता ने अपना भरोसा दिखाया है। आलोक जी, जहां तक बात है कंपटीशन की, और बिल्कुल हम कंपटीशन में अभी हैं, बाहर नहीं हुए। बिल्कुल अभी रुझान शाम तक बदलेंगे और हमारा कुशल प्रयास रहा सामने। हमारे नेताओं ने, हमारे उम्मीदवारों ने बिल्कुल हिम्मत से, मजबूती से और ईमानदारी से चुनाव लड़ा, और हमें उम्मीद है हम टक्कर में भी रहेंगे, और हो सकता है कि 1-2 घंटे बाद परिणाम भी बदलने शुरू हो जाएं। ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने जो CAA NRC का मुद्दा आपने असम में उठाया था, उस मुद्दे ने कितना काम किया होगा? देखिए, मुद्दा उठाना और मुद्दे ने काम करना जनता के सामने बात रखी और वहां की आवाम तय करती है। आलोक जी, किसी भी चुनाव में इस लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोप्रिय है। रानी के पेट से कभी राजा पैदा नहीं होता, जनता के वोट से होता है। तो जो जनता समझेगी, जो जनता ने समझा, उसका हम आदर करते हैं, उसका निरादर नहीं करते। उनका निर्देश, उनका चयन सरमाथे पे जनता का। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें अजय जी, तो आपने भी काफ़ी सारी तैयारियां की थी, लगातार आपको भरोसा है कि वहां पर भी कांग्रेस एक बड़ा जादू चलाने में कामयाब रही, क्योंकि जब भी आप मेरे साथ जुड़ते थे पैनल में, आप कहते थे कि नहीं, कांग्रेस ने 1 साल पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग गंभीर है। आपको पंचायत चुनाव में कितनी उम्मीद है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि बिल्कुल आलोक जी, याद है मेरे को, जब आपकी हमारी डिबेट हुई थी तो मैंने बात रखी थी कि हम तैयारी कर रहे हैं, और कोई भी, सभी पार्टी तैयारी करते हैं, और उसी प्रकार से हमने भी तैयारी की और बड़ी ईमानदारी से तैयारी की। कोई भी पार्टी क्यों नहीं चाहेगी आलोक जी, क्यों नहीं चाहेगी जीतना? हर पार्टी जीतने के लिए आती है इस लोकतंत्र के अंदर, कि मैं देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, राज्य की सेवा करूं, प्रदेश की सेवा करूं, गांव की सेवा करूं। इससे तो लोग आते हैं चुनाव में। बिल्कुल। दिनेश जी, अगर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की बात करें, तो जिस तरह से तमाम पार्टियों ने अपनी ताल ठोक रखी थी, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो किसान आंदोलन रहा। धीरे धीरे ये थोड़ा सा फीका पड़ा, और कोरोना ने जिस तरह से अपने पैर पसारे, उसने काफ़ी सारे समीकरण अंत में बदले। जब अंतिम चरण के मतदान हो रहे थे उस वक्त बदले। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से अपना कब्जा करने वाली है, या एक बड़ी चुनौती उसको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से मिलने वाली है? मुझे लगता है कि आलोक जी, उसका भी परिणाम आज आ जाएगा। काउंटिंग हो रही है, गिनती हो रही वोटों को, तो हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब सामने अभी शाम तक आ जाएगा, देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो जनता जो है इस पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर अपना आशीर्वाद व्यक्त किया होगा। अभी शाम तक वो भी स्पष्ट हो जाएगा।
इसलिए हमको कहीं भी संदेह नहीं है। दूसरी पार्टियों को भी लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे तो कहीं दिखे ही नहीं, न तो कहीं कांग्रेस दिखी, न कहीं सपा दिखी, न कहीं बसपा दिखी। अगर दिखते तो अच्छा होता, और दिखना भी चाहिए, कौन मना करता है। इस देश में तो किसी दल को दल के नहीं, निर्दल के रूप में भी सबको लड़ने का अधिकार है, और सब लोगों ने अपना अपना चुनाव लड़ा है। अभी परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि पीछे से किसान आंदोलन को उकसाने वाले जीतते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास के पहियों को घुमाने वाले जीतते हैं। तो शाम तक ये भी परिलक्षित हो जाएगा, सामने आ जाएगा। बाकी तो राज्यों में आ ही रहा है, राज्यों का परिणाम सामने आ ही रहा है, वहाँ पता चल ही रहा है कि कौन सी पार्टी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी स्पष्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर। बिल्कुल, तो मतलब इसमें आपको ये इस चीज़ का डर बिल्कुल भी नहीं कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीति का अचानक केंद्र बन गया था किसानों का, और ये दावा किया जा रहा था किसान नेताओं की तरफ से कि हम पूरा विरोध कर रहे हैं, हम बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे और पंचायत चुनाव में एक बड़ी चुनौती बनकर हम किसान नेता यहाँ पर सामने आएंगे। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि किसान बीजेपी के ही साथ रहे अंत तक? आलोक जी, जनता बड़ी जागरूक है। वो जान रहे थे कि किसान आंदोलन किस लिए हो रहा है, किसके फायदे के लिए हो रहा है, और जो लोग बैठे हुए हैं कितने किसान हितैषी हैं। ये चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, सारे उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता भी जान गई थी। तो अभी बंगाल के चुनाव में किसान आंदोलन करने चले गए। बिल्कुल, इसलिए इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी आप देखिएगा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है उनको अपना आशीर्वाद देगी। ये वाला प्रश्न मैंने इसलिए भी आपसे पूछा क्योंकि लगातार विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा या उनके प्रवक्ताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब अंतिम चरण के मतदान हो रहे थे तो आपके पार्टी के खिलाफ माहौल था पूरा, क्योंकि कोरोना महामारी ने अचानक पैर पसारे, उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ठीक से हो नहीं पाया, तो आपके खिलाफ में वहां पर मतदान हुआ और इसीलिए आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। क्या इनके दावों में कुछ सच्चाई आपको नजर आती है? आलोक जी, विपक्षियों ने भरसक प्रयास किया, जहां से भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है वो सारी कोशिशें किया, और जिस तरह से जितने षड्यंत्र करना चाहिए वो सारे षड्यंत्र किए, और उनको हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए और कहीं नहीं गए कि किसान आंदोलन के लोग और कहीं नहीं गए, लेकिन पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे। बाकी राज्यों में भी तो चुनाव चल रहा था, वहां भी जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गए? उनको लगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ लोग पहुंचा दिए गए, या पहुंच गए या पहुंचा दिए गए, इसको देश की जनता जान रही है। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी किया गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी प्रयास किया गया, और कौन इनको इस आंदोलन को खाद बीज पानी दे रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। इसलिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतदाता उस चीजों को समझ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत जागरूक है, इनके बहकावे में, इनके छलावे में नहीं आने वाली है। और जिस बिल के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं वो जब किसानों के हित में है और किसानों को उसका लाभ मिलना शुरू हो गया है, तो कौन उनके बहकावे में जाने वाला है? ये अपना सिर्फ गाल बजाएं और अपना काम करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर लगातार हमारे साथ रवि जी भी हैं जुड़े हुए। रवि जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पार्टियों का पक्ष है, हर किसी को ये तो लग रहा है कि हम ही जीतने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि, और सबसे ज़्यादा जो रोमांचक इस वक्त मैच चल रहा है तो वो पश्चिम बंगाल में चल रहा है कि देखिए 291 सीटों का यहाँ पर रुझान सामने आया है, जिसमें 184 में बढ़त बनाई हुई है टीएमसी ने, बीजेपी 104 पर है। आपको क्या लगता है कि टीएमसी बहुमत के जो आंकड़े हैं उसको तो पार करेगी करेगी, और जो नंदीग्राम की इस समय नूरा कुश्ती चल रही है उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि टीएमसी के प्रवक्ता का तो ये कहना है कि दीदी ही जीतने वाली हैं, शुभेंदु भले ही आगे चल रहे हैं लेकिन वो हारेंगे, जीतेंगे हम। देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको कि नंदीग्राम की जो स्थिति नज़र आ रही है, स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं दीदी पीछे नज़र आ रही है। तो इतना आसान नहीं है, और अगर दीदी हार जाती हैं तो ये एक इज्जत पे, उनकी पूरी इज्जत दाव पर लगी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ। देखिए, जब इससे इलेक्शन अनाउंस हुए उसके बाद से लगातार एक लंबा समय दीदी ने नंदीग्राम में गुजारा। उनको पता था कि अगर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को नहीं हराया गया तो आने वाले टाइम में उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीत जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी भी उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे घोषित कर सकती है आने वाले समय में, और इससे कहीं ना कहीं टीएमसी पूरी तरह से वहां पे नुकसान में रहेगी। बेशक से अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत नुकसान होगा पार्टी को। इस बात को दीदी बहुत अच्छे से समझ चुकी है, और मुझे लगता है अगर वहां पर दीदी हार जाती हैं तो ये उनके लिए उनके लिए ही नहीं, पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि वो संभालने से भी नहीं संभलेगी स्थिति। आने वाले टाइम में इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, खासकर लोकसभा चुनावों में। अगर वो हारती हैं तो क्या मतलब पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे शीर्ष के नेता होंगे जो कि ये चाहेंगे कि अब इनको मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाया जाए?
बिल्कुल देखिए, आने वाले टाइम में अगर वो हारती हैं तो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं बगावत फूट सकती है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी देखिए दीदी का रवैया जो शुरू से रहा है वो एक जिस प्रकार से अपनी जो कहती हैं वही करती हैं, वो कि जल्दी से किसी भी नेता को कुछ नहीं मानती, वो अपनी जो उनको लगता है कि उन्होंने जो बात कह दी है वो रूल्स उन्हीं को फाइनल करती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा होने के बाद अगर शुभेंदु अधिकारी उन्हें हरा देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए पार्टी के अंदर पूरी तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बेशक वो बन भी जाएं, लेकिन 5 साल अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना और उनकी बात पर अडिग मतलब उनके लिए काम करना पड़ेगा उनको, जो वो कहेंगे उन्हीं की माननी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि अपना ही वर्चस्व चलाएंगे या आपका भतीजा किसी भी प्रकार से पार्टी पे पूरी तरह जो है बैठा रहेगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। अब उनको कार्यकर्ताओं की भी सुननी पड़ेगी, पूरी तरह से सुननी पड़ेगी, ताकि जो ये एक हार होती है, अगर कोई पार्टी का शीर्ष नेता ही हार गया उसके बाद बेशक से वो बना भी रहे सत्ता में, लेकिन उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समस्या तो उनके सामने आएगी अगर वो यहाँ पर हार जाती हैं। फिलहाल रुझान सामने है, जिस प्रकार से आगे देखने वाली बात है। बिलाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। बिलाल जी, जिस तरह से रवि जी ने कहा कि अगर दीदी चुनाव हारती हैं तो पार्टी के अंदर भी नेतृत्व का एक संकट पैदा होगा, और सबसे बड़ी चीज जो अब तक उनकी अथॉरिटी थी पार्टी के अंदर उसमें भी कहीं ना कहीं डेंट आएगा कि फिर उनको तमाम पार्टी के जो और नेता हैं उनके हिसाब से भी चलना पड़ सकता है। और एक अहम सवाल ये भी कि अगर दीदी हारती हैं तब क्या ईवीएम पर आप लोग प्रश्न उठाएंगे, भले ही आपकी पार्टी बहुमत हासिल कर ले? देखिए, ये आप लोगों को सवाल पूछने का वो है, आप पूछेंगे सवाल, मगर हम आपको बता दें कि हम बिल्कुल वहां पर जीतने वाले हैं, बिल्कुल जीतेंगे हम नंदीग्राम से, और हम बंगाल से भी जीतेंगे और नंदीग्राम से भी जीतेंगे। अभी कुछ ही राउंड के वोट खुले हैं, अभी और भी खुलने बाकी हैं, और अभी आप देखिए किस तरीके से हम लीड देते हुए निकलेंगे। जी, तो जिस तरह से आपकी सीटें लगातार सामने आ रही, तो अब तो आपको कम से कम भरोसा हुआ होगा ना ईवीएम पर? नहीं, देखिए ईवीएम पर भरोसा और ये एक मसला अलग है। देखिए, इसके ऊपर आप बात करेंगे तो फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा बात का, जो अभी मुझे नहीं चुनाव लगता। के टाइम में तो ये वाला तो सबसे लोकप्रिय टॉपिक होता है कि जब जीत जाते हैं अगर ईवीएम अच्छी है। बिलाल जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। टीएमसी बहुमत में आ रही है, ठीक है, उसके बावजूद अगर दीदी पीछे जा रही हैं, आप दोनों चीज़ों को एक साइड रखेंगे ना, कि या तो आप ये मानिए कि हाँ टीएमसी आगे चल रही है, ये सत्ता की तरफ आप कह रहे हैं कि सत्ता में आ रही है और रुझान भी इसी प्रकार आ रहे हैं, तो दीदी अगर पीछे जा रही है तो इसको भी तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, तो हम उसे मानने से कब मना कर रहे हैं? वो तो सबके सामने अभी शुभेंदु अधिकारी की आगे चल रहे हैं, दीदी तो उसी पर ही आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना, कि आप अगर दीदी हारती हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? नहीं, उस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि वो तो आपका सवाल है कि हारती है। ऐसे तो भाजपा भी कहती थी कि हम 200 सीटें जीतेंगे, वो एक अलग मसला है। हम लेकिन अब तो वो पीछे चल रहे हैं ना। अब देखिए, अब 291 सीटों के जो रुझान सामने है, पीछे चलने का मतलब ये नहीं हुआ कि अभी हम हार गए या जीत गए दूसरे लोग। अभी ये चल रहा है, अभी पूरा इलेक्शन जैसे जैसे खुलेगा सारी चीजें सामने आएंगी, और हम बिल्कुल वहां नंदीग्राम से भी जीतेंगे और बंगाल में सरकार भी बनाएंगे। ठीक है दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या टीएमसी के अंदर अब नेतृत्व का संकट धीरे धीरे गहराने लगा है? क्योंकि दीदी का इस तरह से पीछे होना, वो भी शुभेंदु अधिकारी से, ये संकेत तो कहीं ना कहीं कर रहा है कि जनता की पसंद ममता बनर्जी उतनी नहीं रह गई हैं जितनी पिछले 10 सालों में थी। अगर जनता की पसंद होती तो वहाँ पीछे ना होती है। और आलोक जी, एक चीज स्मरण कराना चाहूंगा, बिलाल जी पता नहीं उसको स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे। देखिए, चुनाव के मध्य में ही बात सामने आई कि दीदी जी एक दूसरी सीट भी तलाश रही। ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच से बात आती थी, उनके नेताओं के बीच से, बड़े बड़े नेताओं के बीच से बात आ रही थी कि ममता बनर्जी दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ सकती। लेकिन ममता बनर्जी जी ने वो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाए। उसका कारण क्या था? मुझे जो लगता है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जहां तक मैं समझ पाता हूँ, उसका कारण ये रहा होगा कि अगर उन बीच में वो दूसरी चुनाव को चयन कर लेती, दूसरी सीट का भी, तो उनको लगता कि एक गलत संदेश जाएगा जनता। एक बड़ी खबर यहां पर सामने आई है दिनेश जी, नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी लगातार आगे चल रहे हैं। ममता और शुभेंदु के बीच कांटे की टक्कर लगातार जारी। आपको बता दें, 5 राउंड के बाद भी शुभेंदु 3000 वोटों से अधिक वोटों से आगे हैं। और आपको बताएं कि
नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और शुभेंदु 3110 वोट से अभी भी आगे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर ममता बनर्जी की जो छवि है वो संकट में है। ममता बनर्जी पीछे चल रही शुभेंदु से, और अगर ये जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह से दिनेश जी से हमने प्रश्न पूछा कि क्या नेतृत्व का एक संकट पैदा होने वाला है टीएमसी के अंदर, जिस तरह से ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में राज किया, अपने हिसाब से राज्य को चलाया, अपने हिसाब से पार्टी को चलाई, क्या अब इसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा टीएमसी के अंदर, क्योंकि उनका ही हार जाना निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। तो दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि अभी भी देखिए 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, शुभेंदु अभी भी लगातार आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर हम यहां पर आपको बता देते हैं कि बागपत में मतगणना के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। एसपी ने प्रत्याशियों पर लाठीचार्ज किया। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर लाठीचार्ज किया गया है। आपस में धक्का मुक्की की जा रही थी। बड़ौद ब्लॉक के कालिंदी कॉलेज का यह पूरा मामला हम आपको प्राइम न्यूज पर बता रहे हैं। तो बागपत में भी बड़ी खबर सामने आई। मतगणना हो रही थी, मतगणना के दौरान प्रत्याशियों ने आपस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एसपी के निर्देश पर यहां पर 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही लाठीचार्ज किया गया है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। बता दें, बड़ौद ब्लॉक के कालिंदी कॉलेज का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं और आप तस्वीरों में भी बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया, लोगों को यहां से हटाया है। काफी ज्यादा भीड़ थी जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। काफी देर तक पुलिस ने अपील की, लेकिन जब प्रत्याशी नहीं माने, प्रत्याशियों ने एक दूसरे के पास रहना ही ठीक समझा, तो पुलिस को अंत में एसपी के निर्देश पर यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। और देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहां पर भीड़ आपको नजर आ रही होगी कि प्रत्याशियों ने लगातार इकट्ठा होकर दरी बिछाकर आपस में गपशप कर रहे थे, तब पुलिस को पहुंचना पड़ा और लाठीचार्ज करके उनको वहां से भगाना पड़ा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर गाइडलाइन जारी करके कहा हुआ था कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ाएगा। एक अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होगा कि कोरोना का संक्रमण फैलने न पाए, सबकी जान बचाई जा सके, साथ ही मतगणना भी हो पाए। लेकिन उसकी तस्वीरें आपको बागपत में साफ तौर पर नजर नहीं आएंगी। तो ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये बड़ौद के कालिंदी कॉलेज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर सामने आई, बागपत में कोरोना का ये पूरा काल चल रहा है और कोरोना के इस काल के दौरान भी देखिए किस तरह से लोग असंवेदनशील हैं कि बीमारी हो जाएगी, लेकिन आपस में बैठकर इनकी चर्चाएं समाप्त नहीं होंगी। उसकी तस्वीरें ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और पुलिस को मजबूर होकर इनके ऊपर अंत में लाठीचार्ज करना पड़ा। साथ ही एसपी के निर्देश पर 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस को पहुंचकर कड़ा एक्शन लेना पड़ा, 12 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। और ये बड़ौद के कालिंदी कॉलेज की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने पहले ही कहा था कोई आसपास नहीं बैठेगा, लोग दूरी बनाकर रखेंगे, पल पल के अपडेट्स उनको अंदर से मिलते रहेंगे, इसीलिए आपस में बैठकर राजनीतिक विमर्श आप घरों पर कीजिएगा, यहाँ पर आपको दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन भीड़ ने इसका पालन नहीं किया और बड़ौद में अंत में देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। लोग दरी बिछाकर आराम से आसपास में बैठ कर चर्चाएं कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, लोगों को यहां से लाठीचार्ज करके तितर बितर किया है। तो ये पूरी तस्वीरें बागपत से, बागपत के बड़ौद के कालिंदी कॉलेज की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और उसी तरफ से हम आपको लगातार आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं 291 में 191 सीटों पर टीएमसी आगे है, 97 पर बीजेपी आगे है, एक लेफ्ट और अन्य 2। और इसके बाद बीच में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये बागपत की तस्वीरें हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें, प्राइम न्यूज के जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमें देख पा रहे हैं, आप जान लीजिए कि ये बागपत की तस्वीरें हैं। ये बागपत में बड़ौद के कालिंदी कॉलेज की ये तस्वीरें अचानक सामने आई हैं, जो सबसे पहले आप प्राइम न्यूज पर देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने जो कोरोना की गाइडलाइंस थी उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। और अब वापस चर्चा में आते हैं दिनेश जी। जिस तरह से अभी हमने अपडेट बताया कि शुभेंदु अधिकारी 5वें दौर की मतगणना के बाद भी 3000 वोटों से दीदी से आगे हैं, तो निश्चित रूप से दीदी की सीट पर संकट तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखिए, संकट आलोक जी दीदी की सीट पे ही नहीं, संकट पूरी टीएमसी के ऊपर है। और अभी जब आप टीएमसी के साथी से पूछते हैं तो कहते हैं कि नंदीग्राम में परिवर्तन होगा, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि नहीं, चूंकि रुझान है और परिवर्तन भी और सीटों पर भी होगा। वही मैं कह रहा हूँ, ये भी रुझानों को परिणाम में बदलने दीजिए, पूरी टीएमसी पे संकट आने वाला है। दीदी पर तो आ ही गया है, पहले से हम कह रहे थे और हमें चर्चा कर रहे थे, उस दौरान भी मैं कह रहा था कि बीच में ही दीदी सीट बदलने वाली थी, लेकिन उन्होंने समझा कि शायद और नुकसान हो जाएगा दूसरी सीटों पर, इसलिए उन्होंने सीट नहीं बदला है।
तो अभी ये हमको लगता है कि 25-30 हजार से वहां से नंदीग्राम से दीदी हारेंगी। और बाकी सीटों पर भी अभी देखिए जैसे जैसे अभी काउंटिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रुझान जो है जब परिणाम में बदलेंगे तो परिवर्तन भी होगा। और आप इसको देखते रहिए। अभी जब हम लोग लगभग 12 बजे के बाद मुझे लगता है 1-2 बजे तक, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है कई राउंड का है, कोविड के समय में काउंटिंग हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से काउंटिंग हो रहा है, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, इसलिए परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, कांग्रेस एक समय देश की बहुत बड़ी पार्टी थी, कोई भी ऐसा राज्य नहीं था पूरे देश में आज़ादी के समय। आप देखें नेहरू युग आया, इंदिरा युग आया, राजीव गांधी का युग आया, हर जगह आपकी सरकारें थी। केरल हालांकि शुरुआत से ही प्रथम आम चुनाव से आपके लिए एक चुनौती रहा है, वहां पर लेफ्ट का दबदबा शुरुआत से रहा, लेकिन पूरे भारत में आपका हर राज्य पर दबदबा था। आज ऐसा क्या है कि देखिए पश्चिम बंगाल में आप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इतनी निष्क्रियता आखिर पार्टी की तरफ से क्यों हो रही है कि आप चाहते तो पश्चिम बंगाल में अच्छी उपस्थिति आप अपनी दर्ज करा सकते थे, लेकिन आप फिर भी निष्क्रिय रहे वहां पर? आलोक जी, आपने कांग्रेस के इतिहास की बात की। आज की राजनीति और पुरानी राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, पहले राजनीति तथ्यों के आधार पर होती थी, लॉजिक से होती थी, ईमानदारी और विवेक से होती थी। अब जिस प्रकार से राजनीति का चुनाव प्रचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, लड़ाई हो रही है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, किसी के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, तो उसका स्तर बदल गया। और कांग्रेस ने वो स्तर नहीं छोड़ा पुराने वाला। जो नए ढर्रे हो रहे हैं मार्केटिंग के, पीआर बनाने के अपने, कांग्रेस उस पर खरी नहीं उतर रही, वो उसी ईमानदारी से चलती आ रही है। उससे समझौता नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने आज की राजनीति समझौता नहीं किया। अगर आज की राजनीति समझौता करती ये स्थिति ना होती, ये स्थिति उत्पन्न ही ना होती। वो अपने उसी असूलों पर चलती आ रही है, जो नेहरू जी के असूल थे, जो गांधी जी के असूल थे, उन्हीं असूलों पे वो चलती जा रही है पार्टी। तो इसके पीछे का कारण आप केवल इतना मान रहे हैं, आप ये मतलब अभी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि आप ये मानते ही नहीं कि नहीं कार्यकर्ता के स्तर पर या संगठन के स्तर पर एक बड़े आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है कांग्रेस को, जो कि की जा सकती है? क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टी तो आप भी है ना, दांव पेच तो आपको भी अपनाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल आलोक जी, मैंने तो स्वीकार किया। मैंने कहा हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, ईमानदारी विवेक वाले, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने तो कह ही रहा हूं इस बात से। और प्रश्न उठता है कि आज की राजनीति का, उसमें हम खरे नहीं उतरे। मैं तो मान ही रहा हूँ इस बात को, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना आलोक जी आपके चैनल में। जी, ये आपने बहुत ही ईमानदारी से उत्तर दिया। रवि जी, जिस तरह से अगर देखा जाए तो सियासी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए दक्षिण भारत में लगातार बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, पुडुचेरी हो, वहां पर हमारा दबदबा कायम हो, लेकिन वैसी तस्वीरें कहीं से भी नजर अभी तक तो नहीं आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में पूरी कोशिश की गई थी कि यहां पर भी हम अपना दबदबा बना के रखेंगे, लेकिन वहां पर भी अब देखिए फासला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी से अभी भी उन चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, जो कि एक राज्य के हिसाब से राष्ट्रीय, एक देखिए राष्ट्रीय मुद्दा होता है और एक राज्य का मुद्दा होता है, इसमें विभेद कर पाने में कहीं ना कहीं बीजेपी चूक गई? देखिए बिल्कुल सही बात है। विधानसभा के जब इलेक्शन लड़े जाते हैं तो वहाँ जमीन से जुड़े हुए मुद्दे जरूरत होती है, जहाँ पे आम आदमी को रोजगार की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने आदमी विधायक को कह सकता है, जो लोकल समस्याएं उन पर काम किया जाता है। परंतु राष्ट्रीय मुद्दों के स्तर पर रखकर आप लोकसभा का इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन विधानसभा का इलेक्शन जीतना उतना आसान नहीं होता। खासकर जहां तक दक्षिण भारत की बात है, वहां पर एक देखिए तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 5 साल बाद हमेशा बदलाव आता रहा है, लेकिन वहाँ की लोकल पार्टीज ही हमेशा सत्ता में रही हैं और वहाँ पे अब तक बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली है। तो आगे भी ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि जब भी आप देखेंगे कि जब तक वहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर, निचले स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर ये लोग काम नहीं करेंगे, अपने कैडर को काम करने के लिए जो पब्लिक के सामने नहीं आएंगे, तब तक इनको सत्ता में आना इतना आसान नहीं है। जबकि हर आदमी अपनी उसी पार्टी पे विश्वास करता है जिसके पास वो इजीली काम करवा सकता है, जिस पे वो भरोसा कर सकता है, और वो लोग वही हो सकते हैं जो वहाँ की लोकल पार्टीज होती हैं, उन पर ही वो भरोसा जता सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये नेशनल पार्टीज है, इन्होंने यहाँ केंद्र में रहना है, लेकिन वहाँ के कैंडिडेट इनके कितने स्ट्रॉन्ग हैं क्या, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वो ऑलरेडी काम कर रही है, उसके पास पावर है, वो अपना यूज भी करती है पावर का और लोगों को हेल्प भी करती है। पर ये केंद्र में बैठकर अगर अपने कैंडिडेट को, अगर इतनी पावर्स इनके पास नहीं होती, एक सिमटा हुआ दायरा होता है उनके पास, तो वो
उतनी हेल्प लोगों की नहीं कर पाते। तो लोग ये समझते हैं कि उन लोगों को ही वो आगे लेके आते हैं जो उनकी परमानेंट हेल्प कर रहे होते हैं, जो रेगुलर उनके टच में होते हैं, जो रेगुलर उनसे लोग जिनसे हेल्प ले रहे होते हैं, तो उन लोगों को हमेशा आगे लेके आते हैं। खासकर विधानसभा के इलेक्शन के अंदर क्षेत्रीय समस्याओं पर ही इलेक्शन लड़े जाते हैं, बजाय इसके कि राष्ट्रीय स्तर की बातें करें हम या पाकिस्तान की बात करें या चाइना की, ये सब बातें वहाँ नहीं चल पाएंगी। वहाँ तो गली मोहल्ले की बात होती है, वहाँ तो बिजली की बात होगी, बच्चों के एजुकेशन की बात होगी, वहाँ पे सस्ती जो है किस प्रकार से लोगों को चीज़ें मुहैया कराई जा सके ये बात होगी, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी कैसे बनाई जाए, सड़कें कैसे बनेंगी इसकी बात होगी। आप ये बात नहीं कर सकते कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब बातें वहाँ नहीं चल पाती। इसलिए वहाँ पे इन मुद्दों पे पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, खासकर राष्ट्रीय पार्टियां। जी दिनेश जी, कितने सहमत हैं आप इस पूरे विश्लेषण से? क्योंकि इन्होंने एक गंभीर सवाल भी यहाँ पर खड़ा किया कि जो विमर्श के मुद्दे थे, जो घोषणा पत्र में शामिल होना चाहिए था, कहीं ना कहीं आप उसी को ही दरकिनार तो नहीं कर बैठे कि राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दों को तो आपने वहाँ पर ठीक से पेश किया, राम मंदिर की आपने बात कर दी, जय श्री राम की आपने वहाँ पर बात कर दी, वंदे मातरम के नारे आपने लगाए, सारी चीज़ें आपने की, वो राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से बेहतर थे। लेकिन इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल के मुद्दे थे आप उनको पीछे छोड़ गए। विश्लेषण से कारण उसका क्या है कि देखिए, हमारे पास तो 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी, और 2 सीटों से आज हम पूरे देश में, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, आज हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और ये कहना कि हम नहीं समझ पाए, और पहले लोग यही कहते थे कि नहीं ये तो हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टी है, इनके तो 2 सांसद हैं। लेकिन हम चीजों को समझे और हमने जनता को भरोसा दिलाया कि देखिए हम सत्ता में आए हैं तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम कैसे जाति धर्म पंथ और मजहब देखकर काम नहीं कर रहे हैं। पहले भी लोग काम करते थे तो कहते थे ना कि पहले काम होगा तो अम्बेडकर गांव में होगा, पहले काम होगा विकास होगा तो लोहिया गांव में होगा, पहले खड़े होकर लोग कहते थे संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। आज अगर हमारी सरकार कोई योजना बना है, कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर कहे, आपके चैनल पर बैठा हुआ कहे कि क्या हम कभी ये कहते हैं हम तो सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। इसीलिए जनता हम पर विश्वास करे, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव। अभी आपने अजय जी से भी सवाल पूछा था, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ हर चुनाव को लड़ती है, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ती है। हाँ। बाकी तो जनता को अपना जनादेश देना है, और उसी का परिणाम है। अगर हम नब्ज न समझ पाते तो हम आज, हमको लगता है कि ऐसा नहीं कि हम साउथ में नहीं, आज हम कहाँ नहीं है, हम धीरे धीरे हम जनता की सेवा धीरे धीरे हर राज्यों में लगभग पहुंचने वाले हैं। जहां नहीं पहुंचे हैं, हाँ। वहां भी हम लगे हुए हैं, वहां भी हम पहुंचेंगे। हाँ। हम बाकी पार्टियों की तरह से नहीं है कि अगर हम यहाँ कमजोर हैं तो इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब सरेंडर कर जाएंगे। लोगों को लगे कि नहीं, केरल में हर 5 साल के बाद सत्ता का परिवर्तन होता है, इस बार वहाँ चांसेज है तो वहां हम चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, लेकिन बंगाल में नहीं जाएंगे कि बंगाल में हमारी दाल नहीं गल रही है। अरे जहां हम कमजोर है वहां और मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो ये मानना है। और हम अभी अजय जी जब कह रहे थे कि हमने अपना पथ नहीं छोड़ा है, जिस तरह का नेतृत्व पहले होता था, जिस तरह की नीति होती थी, जो ईमानदारी होती थी, वही तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया। अगर उसी ईमानदारी पर हार लगी होती तो शायद कांग्रेस पार्टी होती, और कांग्रेस पार्टी गई क्यों? उसी बेईमानी की वजह से ही गई। इसलिए मुझे लगता है आत्मचिंतन करना चाहिए, और आत्मचिंतन सिर्फ कांग्रेस को नहीं, हम भी आत्मचिंतन करते हैं, चिंता भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। आज चिंतन करने के बाद जो हमसे गलतियां होती है उस भूल को सुधार करके हम फिर आगे भी बढ़ते हैं। और इसी का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी चारों दिशा में है और जनता का असीम आशीर्वाद मिल रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी आप कोई कांग्रेस के लोग ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये जरूर चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रुझानों में कम सीट, मतलब वो भी चिंतित है कि ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। उनको कितनी सीटें मिल रही है, ये वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में कभी न कभी अपने शासन कर चुके लोग हैं। आज पता नहीं वो लोग, और भारतीय जनता पार्टी को तो वहाँ शासन करने का कोई अवसर मिला नहीं, कोई अवसर मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ के लिए संघर्ष ही कर रही है, और हमने जनता को बताया और जनता ने विश्वास भी व्यक्त किया है। अब कितना विश्वास किया है, अगर ये परिणाम में बदलता है तो हम जरूर इस पर भी मंथन करेंगे, और मंथन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अजय जी, इन्होंने एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ मेरा ध्यान खींचा कि देखिए, कांग्रेस की रणनीति अब कुछ ऐसी होती जा रही है कि खुद चुनाव जीतने से ज्यादा प्राथमिकता अब आपकी राज्यों में इस बात की होती जा रही है कि हमको बीजेपी को हराना है। क्या ये पार्टी के लिए ठीक है क्या आपकी? आलोक जी, ऐसी बात नहीं, कोई भी पार्टी हो, ये इनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, इनकी अपनी बात हो सकती है। जो भी पार्टी लड़ती है
इस लोकतांत्रिक देश में जीतने के लिए लड़ती है, नहीं तो लड़े क्यों, पार्टी बने क्यों। और अभी इन्होंने बात की पश्चिम बंगाल की बात की, इन्होंने चुनाव प्रचार की बात की, और अभी इन्होंने कहा कि अगर स्थिति यही रहती है जो अभी बता रहे हैं आंकड़े आप, तो इन्हें स्वीकार है। स्वीकार होना भी चाहिए। और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़े हैं ये अच्छी बात, कितने चेहरे लड़े हैं आप देखिए। आप पश्चिम बंगाल में जिस तरह चुनाव लड़े, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के दौरे, पूरे मुख्यमंत्री देशों के, मतलब किस प्रकार से इनके कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता। और एक चीज और बताऊंगा, आज मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ता बाहर से गए पश्चिम बंगाल के अंदर और भीड़ में रैलियों में घूमे और कहीं ना कहीं कोरोना भी लेके आए हैं। मैं इस विषय में आना नहीं चाहता था, कोरोना कैसे फैल गया। अगर ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां इन्होंने की अमित शाह जी ने बिना मास्क के, प्रधानमंत्री जी ने, तो कोरोना भी ना फैलता इतना। आज कोरोना में लाखों लोग मर रहे हैं। आज आलोक जी अस्पताल में जगह नहीं है, शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं। इन्होंने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। कभी हाई कोर्ट से फटकार मिलती है, कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती है। अगर ये बंगाल में ठीक है, चुनाव का प्रचार होना चाहिए, लेकिन जो कार्यकर्ता पूरे देश से लेके गए और जब वो वापस आए अपने चरणों के चुनाव के बाद, पहले 4 चरण के बाद है जो बाकी आए, और कोरोना से कहीं ना कहीं पीड़ित थे, कोरोना लेके आए वो लोग। बिल्कुल। तो रवि जी, यहाँ पर अजय जी की बात से एक संकेत तो ये भी सामने आया कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी से पीछे रह जाती है, हार जाती है, तो उसकी दो तरफा हार होनी है। पहली हार तो ये कि बंगाल हार गए, और दूसरी हार ये कि बंगाल चुनाव के चलते जो अब छवि बनी है धीरे धीरे सरकार की, कि बंगाल चुनाव के चलते पूरे देश को एक तरफ आपने लापरवाही के लिए झोंक दिया, कोरोना महामारी को आपने फैलने दिया। ये भी तो एक तरह से एक बहुत बड़ा बैकड्रॉ हो जाएगा पार्टी का। बिल्कुल सही बात है, इस बात में बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को पूरा देश समझ रहा है कि इन 5 राज्यों के इलेक्शन की वजह से पूरे देश को जो है कोरोना के त्रासदी में झोंक दिया गया, पूरी तरह से झोंक दिया गया। ये एक बड़ी क्षति है, जबकि प्रधानमंत्री खुद इतने संवेदनशील हैं इन सब मुद्दों को लेकर, और मैं बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, परंतु उसके बावजूद उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। और सिर्फ खासकर इन 5 राज्यों की बात नहीं थी, मात्र पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया गया। और पूरी तरह से जो है आज जो देश की हालत हो चुकी है कोरोना के कारण, पूरे देश के अंदर मामले बढ़ रहे हैं। ये लॉकडाउन लग जाना चाहिए था पूरे देश में, चाहे 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए लगाया जाता, परंतु लगा देना चाहिए था, परंतु मात्र बंगाल के इलेक्शन की वजह से इसे रोका गया है। और मुझे लगता है आज रिजल्ट आ जाएंगे, हो सकता है कोई कल बड़ा डिसीजन भी आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश को एक तरफ जो है इस कोरोना की त्रासदी में झोंक दिया गया है। ये और बड़े बड़े नेता, पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे कोई, वो लगातार मंचों पर जिस प्रकार से यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक में जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं कि पश्चिम बंगाल में 291 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 192 में टीएमसी आगे है, 97 में बीजेपी आगे है। असम की बात करें तो 126 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, बीजेपी 84 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 41 सीटों पर आगे है। तमिलनाडु की बात करें तो 92 सीटों पर वहां पर एआईडीएमके आगे है और लगभग 137 सीटों के आसपास वहां पर डीएमके बनी हुई है। तो निश्चित रूप से डीएमके ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है। एलडीएफ लगातार केरल में आगे है और बीजेपी 4 सीटों पर अभी भी सिमटी हुई है। लगातार आप प्राइम न्यूज के साथ जुड़े रहिए, पल पल के अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किसका पलड़ा भारी है इसका अपडेट भी आपको पल पल मिलने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।